नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत बधाई हो आप सभी को। सहायक आचार्य की एक बार फिर से भर्ती आ गई है और सबसे बड़ी बात ये है कि मतलब इतना जल्दी भर्ती आ जाना। अभी तो इंटरव्यू चल रहे हैं, मतलब सहायक आचार्य की जो तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं उनके लिए ये कैसी खुशी है, मतलब मैं ये महसूस कर सकता हूँ और अंदाज भी लगा सकता हूँ, क्योंकि इस प्रकार के जो बहुत बड़ा एक समूह है, जो मेरा मित्र है जो सहायक आचार्य की तैयारी कर रहा था और अब फिर से उसमें से कुछ भाई जो है वो सिलेक्ट भी हो जाएंगे और शेष जो है फिर से तैयारी कर रहे हैं लगातार लंबे समय से, ठीक है ना। तो बहुत बहुत बधाई आप सभी को, बहुत बहुत बधाई। एक बहुत बड़ी भर्ती है और बहुत बड़ी पोस्ट है, शिक्षा के अंदर सबसे ऊंची पोस्ट के लिए आप सभी के लिए भर्ती आ गई है। तो तैयारी डटकर करें। देखते हैं क्या कुछ है इस विज्ञप्ति में। राजस्थान सरकार को भी बहुत बहुत बधाई हो और विद्यार्थियों को बधाई हो। लगातार पदों पे थोड़ा सा जरूर है, सहायक आचार्य की तो कोई समस्या नहीं है, सहायक आचार्य का तो इतने ही आते हैं और अच्छे पद आए हैं। इतनी जल्दी इतने पद आ जाना बहुत बड़ी बात है, ठीक है ना। किसी प्रकार की कोई निराशा वाली कोई बात नहीं है। हाँ, बाकी मान सकते हैं कि व्याख्याता और वरिष्ठ अध्यापक में थोड़ी सी कम पोस्ट आई है, थोड़ी क्या काफ़ी कम आई है, तो जहाँ तक उम्मीद है वो पोस्टें जो है वो बढ़ा दी जाएंगी, ठीक है ना। लेकिन अभी आप देख रहे हैं सहायक आचार्य में क्या कुछ है, देखिए। इसके बाद मैं थोड़ा सा ये भी बताऊंगा कि सहायक आचार्य में कितने पेपर होते हैं और कौन सा पेपर कितने अंक का रहता है और कौन सा पेपर जो है वो टफ रहता है, कौन से आसान रहते हैं, किस पेपर पर आप थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। ये सारी बातें भी, आयु क्या रहने वाली है और उसके साथ साथ जो प्रतिशत वाला है, योग्यता वगैरह है वो क्या रहने वाली है और कौन कौन परीक्षा दे सकते हैं, सारी बातें हम करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं भर्ती जो असिस्टेंट प्रोफेसर की आ चुकी है, कितने पदों पर है ये। कुल 575 पदों पर भर्ती आई है। कितने पदों पर है? कुल 575 पदों पर भर्ती आई है, जिसके अंदर चित्रकला के 8 पद हैं, अर्थशास्त्र के 23 पद हैं, अंग्रेजी के 21 पद हैं, जीपीएम का 1 पद है, भूगोल के 60 पद है, सर्वाधिक पद है। और दूसरे नंबर पर हिंदी है जिसके 58 पद है। दूसरे नंबर पर हिंदी है जिसके 58 पद है। उसके बाद इतिहास के भी 31 पद है, गृह विज्ञान के 12 पद है, संगीत वाद्य के जो है 4 पद है, संगीत कंठ के 7 पद है, फारसी का 1 पद है, दर्शन शास्त्र के 7 पद है, राजनीति विज्ञान के भी 52 पद है। बहुत बहुत बधाई हो, राजनीति विज्ञान के भी अच्छे पद आए हैं। और लोक प्रशासन के 6 पद हैं, संस्कृत के 26 पद है, काफ़ी बड़ी संख्या है, समाज शास्त्र के भी 24 पद हैं, सांख्यिकी का 1 पद है, TD&P 2 पद है, उर्दू के 8 पद हैं, वनस्पति शास्त्र के 42 पद है, अच्छे पद है भैया, रसायन शास्त्र के 55 पद है, गणित के 24 पद हैं, भौतिक शास्त्र के 11 पद है, प्राणी शास्त्र के 38 पद है, ABST के 17 पद है, व्यवसायिक प्रशासन के 10 पद हैं, EAFM के 10 पद हैं, 8 पद हैं, विधि के 10 पद हैं और नृत्य का 1 पद है। कुल मिलाकर ये 575 पद हैं। अर्थात वर्गीकरण जो है इसका बाद में आएगा कि किस को कितने पोस्टें जो मिलने वाली हैं। और यह उक्त पदों से संबंधित शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा में छूट, अधिसूचना दिनांक 23/9/2008 संबंधी प्रावधान तथा पदों का वर्गवार वर्गीकरण पृथक से आयोग की वेबसाइट पर शीघ्र जारी कर दिया जाएगा। मतलब वो जो है किन किन बातों के लिए जो मैं अभी पहले बोल ही रहा था, शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा, छूट, शैक्षणिक योग्यता और आयु सीमा में जो छूट है उसका जो संबंधी प्रावधान है वो वर्गवार, पदों का वर्गवार वर्गीकरण, ये सभी बाद में वेबसाइट पर जारी कर दिया जाएगा विस्तृत विज्ञप्ति के अनुसार। इसमें और कौन सी मुख्य बातें हैं? वही बातें हैं जो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में थी, जैसे विधवा विवाह, विच्छन, तलाकशुदा आदि के लिए अलग से जो है नहीं होगी। अलग से कहने का मतलब है कि इनमें क्या रहेगा कि विधवा, विच्छिन्न विवाह, तलाकशुदा, इन सब की एक तरह की पोस्ट ही रहेगी, मतलब एक ही तरह के पद रहेंगे। इनमें से एक दूसरे को उन पदों से भरा जा सकता है, अलग से नहीं किया जाएगा इनको, ठीक है ना। और अगर महिला नहीं मिलती है तो पुरुष से भी भरा जा सकता है। शैक्षणिक योग्यता की है कि अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हो चुका या सम्मिलित हो रहा हो। और ये अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हो रहा हो, इसमें अलग बात है, जैसे परीक्षा में होता है, लेकिन इसमें एक अलग है लाभ रहता है, लंबा लाभ रहता है, वो है साक्षात्कार का पहला दिन। साक्षात्कार का पहला दिन ये एक लंबा लाभ हो जाता है, क्योंकि हम परीक्षा देते हैं, परीक्षा देने के बाद 6 महीने कम से कम रिजल्ट आने में लग जाते हैं और फिर उसके बाद साक्षात्कार आपका कब होगा ये भी पता नहीं है, क्योंकि साक्षात्कार भी सब्जेक्ट वाइज, विषय वाइज अलग अलग होते हैं, उनमें भी बहुत लंबा समय लग जाता है। तो काफ़ी मतलब पूरी प्रक्रिया मिल जाती है। कहने से तात्पर्य है कि मेरा अंदाज है कि 2 वर्ष लग जाते हैं, नहीं है, नहीं तो
1 वर्ष 6 माह तो कहीं नहीं गए। तो ऐसी कंडीशन में ये है कि अगर किसी की नेट नहीं है तो वो आराम से नेट कर सकता है। 1 साल में 2 बार नेट होती है, जून और दिसंबर के अंदर, तो 2 बार कर सकता है, ठीक है ना। और जितना समय लग रहा है इंटरव्यू सारा देखे तो तब तक तो 3 बार नेट कर सकता है कम से कम। और उधर रही एमए की बात, तो एमए भी कर सकता है। अब किसी ने एमए का फॉर्म भर रखा है तो वो आराम से कर सकता है, अगर प्रीवियस में है तो भी वो आराम से फॉर्म जो है वो भर सकता है। उक्त पदों की अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता के अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हो चुका है या सम्मिलित हो रहा है वाला भी व्यक्ति, सम्मिलित होने वाला व्यक्ति भी चल जाता है। ये प्रे ग्रेड दे रखा है, AL 10 है, 15,600 से 39, AGP 6,000, अच्छा है। और आयु जो है 21 वर्ष और 40 वर्ष है। विभिन्न वर्गों अन्य विशिष्ट श्रेणी हेतु दे आयु सीमा में छूट प्रावधान ये है। राजस्थान के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, EWS के लिए 5 वर्ष की छूट है। जनरल को छोड़कर बाकी सभी को 5 वर्ष की छूट है। कहने से तात्पर्य है कि 45 वर्ष तक एग्जाम दे सकते हैं। इसके अंदर जो जैसे फर्स्ट ग्रेड में 1 साल की थी और वरिष्ठ अध्यापक में शायद 2 साल की थी, तो वो इसके अंदर छूट नहीं मिली है, क्योंकि इसमें गत वर्ष ही जो भर्ती आई थी तो उस वजह से शायद वो छूट नहीं है, हो सकता है बाद में दे दे। और पुरुष विद्यार्थी के लिए 5 वर्ष है। और उसके अलावा सामान्य वर्ग की महिला के लिए, सामान्य वर्ग की महिला के लिए 5 वर्ष है। और जो राजस्थान की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिला है, उनको 10 वर्ष है। कहने से तात्पर्य वो 50 वर्ष तक एग्जाम दे सकती है। विधवा, विच्छिन्न विवाह और तलाकशुदा, विधवा, विच्छिन्न विवाह, प्रत्यक्षता तलाकशुदा महिला के लिए कोई ऊपरी आयु नहीं है। उसके अलावा अन्य क्या चीजें हैं? पूर्णकालिक विधि व्याख्याता पद पर भर्ती के लिए ऊपरी वर्णित अन्य विवरण परीक्षा स्थान व तिथि के संबंध में यथा समय सूचित कर दिया जाएगा, ठीक है ना, यथा समय सूचित कर दिया जाएगा। परीक्षा योजना व पाठ्यक्रम, परीक्षा वस्तुनिष्ठ रूप में ली जाएगी। सभी प्रश्न जो है वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे। परीक्षा का विस्तृत पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाइट पर शीघ्र ही जारी कर दिया जाएगा। ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता है, वैसा का वैसा ही रहता है, लंबे समय से चलता आ रहा है। और आवेदन जो है 12 जनवरी से लेकर 12 जनवरी 2025 से लेकर 10 फरवरी 2025 तक जो है 10/2/25 तक ऑनलाइन आवेदन किए जा सकते हैं। उक्त आवेदन जो वो ये SSO सीधा वेबसाइट पर जाकर या तो RPSC की वेबसाइट पर जाकर या SSO ID, आजकल सभी की SSO ID बनी हुई है और OTR भी बन चुका है, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन जो होता है वो बना हुआ है, तो वहाँ से रजिस्ट्रेशन नंबर लेके और वहाँ से भी कर सकते हैं। लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखना है, जो बार बार इन दोनों विज्ञप्ति आई है तो बार बार हम बता भी चुके हैं। वही नाम है, खुद का नाम है, पिता का नाम है, जन्म तिथि है, और ये सारी बातें जो है नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि है, ये सारी बातें चेंज नहीं होती है। तो इसलिए आधार कार्ड में चेंज करवा लें। इन दिनों शायद आधार कार्ड में चेंजिंग हो रही है। अगर आधार कार्ड में चेंजिंग हो रही है तो आप अपनी फ़ोटो चेंज करवा लें। आधार कार्ड में फ़ोटो जो है वो 3 माह से पुराना नहीं होना चाहिए। जब फ़ोटो उसमें चेंज करवाएं तो वो ध्यान रखें। एक सबसे ज़रूरी बात ये है कि जब लाइव फ़ोटो सेशन हो रहा होता है, मतलब लाइव फ़ोटो ले रहे होते हैं फॉर्म भरते वक्त, आजकल लाइव होता है, तो उस वक्त आप उससे ई-मित्रा वाले से चेक करवा लें कि आपकी फ़ोटो प्रीव्यू देख ले, उसके अंदर आपकी फ़ोटो साफ़ आई है या नहीं आई है। बहुत बार ऐसा होता है कि फ़ोटो साफ़ नहीं आती है तो समस्या का सामना हो करना पड़ सकता है थोड़ी बहुत। तो फ़ोटो भी चेक कर लें कि अच्छी आ रही है नहीं आ रही है, नहीं तो रोशनी करके या जिस तरह से भी फ़ोटो थोड़ी साफ़ करवा लें, ठीक है ना। ये बातें आपने ध्यान रखनी है। आगे चलते हैं। OTR से संबंधित मैंने अलग से बताया हुआ है, वो सारी चीज़ें इसी के अंदर है। आपने नहीं देखा है तो वो वीडियो देख लें चाहे। यदि कोई अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन करना चाहता है तो आवेदन करने के लिए 500 रुपये देना पड़ता है, और संशोधन के लिए भी 60 दिन पहले, तो 2 माह पहले एक बार 7 दिन के लिए जो है वेबसाइट खुलती है जहां आप संशोधन कर सकते हैं। और अगर आपने शैक्षणिक जो योग्यता है वो प्राप्त नहीं की है, आपकी शैक्षणिक योग्यता नहीं है, फिर भी आपने फॉर्म डाल दिया है, तो परीक्षा से 2 माह पूर्व, ठीक है ना,
जो लिंक ओपन होता है वहाँ आप संशोधन कर सकते हैं। और अगर संशोधन नहीं कर सकते तो फिर आपको आरपीएससी एक मौका भी देती है कि आपकी योग्यता नहीं है तो आप अपना फॉर्म विड्रॉल कर सकते हैं, तो आप अपना फॉर्म उठा भी सकते हैं। तो एक बार आप अपना फॉर्म भर दें, अगर आपको लगता है कि आप जल्द ही योग्यता प्राप्त कर लेंगे तो अवश्य ये फॉर्म भर दें, क्योंकि फॉर्म का आगे पीछे होते रहता है। पिछली बार भी जहाँ तक मुझे याद है शायद फॉर्म दोबारा भी भरे गए थे, ऐसी स्थिति बनती रहती है। तो आप आराम से फॉर्म जरूर भरें। और 500 रुपये का शुल्क लगता है, वो कोई बड़ी समस्या नहीं है विद्यार्थियों के लिए इतनी बड़ी, ठीक है। 19/4/2023 के द्वारा समस्त भर्ती परीक्षाओं हेतु एक बार ये पंजीयन शुल्क निर्धारित किया गया है, जो कि सामान्य पिछड़ा वर्ग के क्रीमिलेयर, अति पिछड़ा वर्ग के क्रीमिलेयर, ठीक है ना, सामान्य के लिए, पिछड़ा वर्ग के क्रीमिलेयर के लिए, अति पिछड़ा वर्ग के क्रीमिलेयर के लिए 600 रुपये वन टाइम रजिस्ट्रेशन। आरक्षित वर्ग के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग के नॉन क्रीमिलेयर, अति पिछड़ा वर्ग के नॉन क्रीमिलेयर के लिए 400 रुपये है, और दिव्यांगजन के लिए भी 400 रुपये ये है, ठीक है। उसके अलावा ये है किस प्रकार का पेपर होगा। पेपर के अंदर जो सब्जेक्ट के हैं, सब्जेक्ट जो है 2 पेपर होते हैं सब्जेक्ट के, 1 और 2, 2 पेपर सब्जेक्ट के रहते हैं। तीसरा पेपर जो रहता है वो जीके का रहता है, सामान्य अध्ययन का, ठीक है ना। सामान्य अध्ययन जो पेपर है वो सिर्फ और सिर्फ राजस्थान का रहता है। किसका रहता है? जनरल स्टडीज ऑफ राजस्थान, तो सिर्फ राजस्थान का रहता है, जो 50 अंक का रहता है। और जो सब्जेक्ट के 2 पेपर है वो दोनों 75-75 अंक के होते हैं। क्वेश्चन इन दोनों में 150-50 क्वेश्चन आते हैं। 3-3 घंटे का दोनों में समय होता है। और जो ये सामान्य अध्ययन का पेपर है इसमें 100 क्वेश्चन आते हैं और ये 50 अंक का होता है, ठीक है ना। ये 150% और ये 100%, ठीक है ना। 50 क्वेश्चन 50 नंबर का रहता है। 100 एक क्वेश्चन जो होता है वो आधे नंबर का ही रहता है, इसमें ये ध्यान रख लें। 1/3 कटता है, 5 ऑप्शन आने वाले हैं। 5वां ऑप्शन जो होता है वो जरूर भरना होता है। 10% से अधिक अगर 5 ऑप्शन आप खाली छोड़कर आ जाते हैं तो फिर आपका 1/3 कटना शुरू हो जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक सबसे बड़ी बात एक बार बता दूं, सब्जेक्ट तो महत्वपूर्ण होते होता है, क्योंकि कहां तो 150 नंबर का सब्जेक्ट है और कहां सामान्य अध्ययन जो है केवल 50 नंबर का है। लेकिन आपको बात बता दूं कि 150 में से अच्छे नंबर जिससे आप मेरिट को कवर कर सके, ऐसे नंबर आ जाते हैं। लेकिन ये जो 50 होते हैं इसमें से जो 40%, 50 का 40% हो गया, 18 नंबर हो गए क्या? बीस नंबर हो गए, ठीक है जी, 20, हाँ 20 नंबर हो गए। तो 20 नंबर लेने भी मुश्किल हो जाते हैं, ये काफ़ी टफ रहता है, काफ़ी नहीं बहुत ज़्यादा टफ रहता है। तो इस पर ज़रूर ध्यान दें। हालांकि मैं हिंदी का विद्यार्थी हूँ, ठीक है ना, लेकिन फिर भी मैं यही कहना चाहूँगा कि थर्ड पेपर रहता है सामान्य अध्ययन, उस पर ज़रूर ध्यान दें, ठीक है ना, सबसे अधिक उसी पर ध्यान दें। हालांकि ये देख के अक्सर विद्यार्थी क्या 150 नंबर देख के वहाँ अच्छे ले लेते हैं और वहाँ सभी अच्छे ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ तक जो विद्यार्थी आता है वो कोई ऐसा वैसा विद्यार्थी यहाँ नहीं पहुँचता है। और नॉर्मल विद्यार्थी की इतनी हिम्मत भी नहीं होती कि वो सहायक आचार्य का पेपर दे, और यहाँ तक पहुँचते हैं तो वो कम से कम सब्जेक्ट उनका बहुत हैवी लेवल का रहता है। तो यहाँ सभी सब्जेक्ट में सभी हैवी लेवल के रहते हैं। एक चीज़ और होती है, वो सभी परीक्षा वाले गौर करके सुन सकते हैं, वो ये है कि अंत में ना 10 मिनट का समय दिया जाता है कि जो खाली 5वां जो है वो छोड़ दे, 5वां जो ऑप्शन होता है ना वो भर ले, दिया जाता है। तो उसमें क्या है, कई बार गड़बड़ हो जाती है, हम उस 10 मिनट को काउंट न ही करें, उससे पहले अपना पेपर क्लियर कर ले, उस 10 मिनट में केवल चेक कर लें इजी वे में, तो आसान रहेगा आपके लिए। उस 10 मिनट को आप काउंट करोगे तो समस्या क्रिएट हो जाती है। बहुत बार क्या है कि उस 10 मिनट में कुछ वीक्षक ऐसे होते हैं जो पेपर ले लेते हैं, ठीक है ना। मेरे बहुत से साथियों के साथ ऐसा हो चुका है, पेपर ले लेते हैं। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या नॉर्मली बहुत बार ऐसा हो जाता है कि विद्यार्थी सोचता है आखिर के 10 मिनट है उनके अंदर मैं उत्तर भर दूंगा, पहले निशान लगा रहे होते हैं। तो ऐसा न करें, पहले ही अपना कंप्लीट कर लें। अगर छोड़ना ही है तो सिर्फ 5वां ऑप्शन ही छोड़े, उसको इस 10 मिनट में कर ले, ज़्यादा है तो, नहीं तो कुछ ना छोड़े, पहले कर ले, इन 10 मिनट में खाली चेक करें। फिर ये दे रखा है, ए कैंडिडेट हु हैज़ नॉट डार्क नीड एनी ऑफ द 5 सर्कल
पांचों में से किसी ने नहीं किया 10% क्वेश्चन सेल भी डिसक्वालीफाइड। 1/3 नहीं कटेंगे, सीधा डिसक्वालीफाइड हो जाएगा अगर 10% से ज़्यादा। कहने से तात्पर्य कि प्रत्येक पेपर में जैसे 150 प्रश्न है, तो अगर 15% से ज़्यादा आपके पांचवा ऑप्शन खाली रह गया है, आपने 16 छोड़ दिया, तो फिर आपको दूसरा पेपर या तीसरा पेपर देने की आवश्यकता भी नहीं रहेगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा किसी प्रकार का मतलब सूचना के लिए आप चाहें तो मेरे नंबर है, व्हाट्सअप नंबर है, वहाँ मैसेज कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको वो सूचना 63 771 24 802, ठीक है ना, 63 771 24 802 पर आप मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। इसके अलावा आप हिंदी वाले, अगर हिंदी के जो विद्यार्थी हैं वो व्हाट्सअप कर सकते हैं, वहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण सामग्री जो है, नोट्स जो है वो आपको उपलब्ध करवा दिए जाएंगे, अच्छे से अच्छे, और गाइडेंस भी किया जाएगा कि किस तरीके से आप तैयारी करें, थोड़ा आसान हो जाए। और सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बड़ा खुशी के दिन जो चल रहे हैं विद्यार्थियों के लिए। निराशा छोड़ दीजिए, अगर किसी क्षेत्र में कम पदाएं हैं तो घबराइए नहीं, डट कर तैयारी कीजिए, हो जाएगा आपका। मन से तैयारी कीजिए, घबराइए नहीं। पहले जो जंग होती है ना, वो मैदान से पहले यहाँ जीती जाती है। जब हम मैदान जंग में यहाँ जीत जाते हैं ना, दिल में उस जंग को जीत जाते हैं, तो मैदान में भी जीत जाते हैं। तो यहाँ से जीत जाइए अपने आप पे, और अपने आप पर विश्वास रखिए कि आप जीत जाएंगे, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप जीत जाएंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।